क्रैश में कमाई का मौका है, पर सवाल ये है कि कमाई कैसे करें? यानी कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो कैसे करें? 23,500 पे ये लगता है कि यहाँ से बाजार अगर और गिर गया तो हमने अगर पैसे डाल दिए तो फिर क्या करेंगे? और एक मन ये करता है कि जब बाजार यहाँ से नीचे जाएगा तब ले लेंगे। और फिर अगर बाजार में थोड़ी बहुत रिकवरी आती है तो ये लगता है कि अब बाजार यहाँ से यू टर्न तो नहीं ले गया, यानी कि क्या अब हम मिस तो नहीं कर गए हैं बाइंग को। तो ऐसे में अगर आपको बाजार में पैसा कमाना है, पोर्टफोलियो को कंस्ट्रक्ट करना है, तैयार करना है, तो उसके लिए आपको एक स्ट्रेटेजी पर काम करना होगा। ये तो आप जानते रहेंगे कि बाजार में क्रैश आ रहा है, बाजार ऐसा होगा, बाजार वैसा होगा, पर आपकी कमाई तो जब होगी जब आपके पास स्ट्रेटेजी होगी। और वो स्ट्रेटेजी आप कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलों को समझना होगा। और फॉर्मूला कोई बड़ा फॉर्मूला नहीं है कि आपको मैथमेटिक्स के हिसाब से उसके अंदर सॉल्यूशन करने होंगे। आपको सिर्फ कुछ चीजों का पालन करना होगा और स्टॉक मार्केट के अंदर आप पैसा कमा पाएंगे, क्योंकि ये एक आर्ट है। और आर्ट में जो है आपको जो है थोड़ा सा कला को सीखना होगा। सबसे पहला तो सवाल सबके मन में ये आता है कि भैया कहाँ पर पैसा लगाएं, यानी कि कौन से सेक्टरों को चुने, कहाँ पर पैसा लगाया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे पीएसयू सेक्टर्स को लेकर तो अब काफ़ी नेगेटिविटी भी फैली हुई है। और देखा जाए तो अब जो है काफ़ी लोग बाग नए जो है सेक्टर को इस समय जो है फाइंड आउट कर रहे हैं कि बाजार की जो रैली होगी उसमें कुछ नए सेक्टर पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसमें आपको ये भी सोचना है कि कौन से ऐसे सेक्टर हैं जो आने वाले समय में फोकस रहेंगे, चाहे उनमें पीछे रैली हो चुकी है, गिरावट भी आ चुकी है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो आगे चल नहीं पाएंगे। और कुछ ऐसे सेक्टरों पर फोकस करना है जो अब नए यहाँ पर जो है जिनके अंदर आपको बिजनेस ग्रोथ दिख रही है, यानी कि अब आने वाले समय में उन पर फोकस है। तो आपको थोड़ा मिक्स कर ही अपनी इन्वेस्टमेंट को रखना है। और इसमें यहाँ पर जो मैं सेक्टरों के नाम लूँगा उसमें कुछ सेक्टर ऐसे भी हैं जो पास्ट में बाजार में लाइमलाइट में रहे हैं। तो अगर आप उनके अंदर इन्वेस्टेड हैं तो उसमें ये भी सॉल्यूशन आ जाएगा कि आपको जो है स्टे इन्वेस्टेड रहना चाहिए या नहीं। तो मुझे लगता है अगर बाजार के फ्लेवर के हिसाब से बात करें तो डिफेंस सेक्टर या शिपिंग सेक्टर स्टॉक्स जो होंगे वो यहाँ से जो है फिर वापसी करेंगे, क्योंकि डिफेंस पर गवर्नमेंट जो है अभी भी फुल्ली फोकस दिख रही है। तो ये बाजार के सुधरती जो है डिफेंस सेक्टर फिर से लाइमलाइट में आते दिखाई देंगे। अब उस डिफेंस में जो है कंपनी आप अच्छी तरीके से जानते ही हैं। पावर सेक्टर, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर अगर हम बात करें जो पीएसयूज थी, चाहे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां हो या पावर जनरेशन कंपनियां हो, या आप कह सकते हैं सोलर से रिलेटेड जो कंपनियां कामकाज कर रही हैं, उसमें पीएसयू भी आ गई। उसके अंदर जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां भी आ गई। जहां भी आपको दिखता है बड़ा कैपेक्स है, इन्वेस्टमेंट है, वैल्यूएशन अच्छे हैं। वैल्यूएशन ये ना हो कि प्राइस टू बुक के हिसाब से अगर आप देखें तो काफ़ी मल्टीपल काफ़ी हो, या पी के हिसाब से देखें तो 100 के पार हो पी, तो मुझे लगता है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी नहीं। जिनका पी कम हो वहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगा। लाइक अगर हम बात करें जैसे एनएचपीसी या एसजेवीएन जैसी जो कंपनियां हैं, आज भी अगर आप इनके पी या प्राइस टू बुक देखेंगे तो आपको काफ़ी कम दिखाई देगा। ऐसा ही आपको रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर जो है प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों के अंदर भी दिखाई देगा। उसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसी जो कंपनियां हैं वो आज भी जो है काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती हैं। अगर हम बात करें तीसरे सेक्टर की, तो मुझे लगता है जो एएमसी वाला बिजनेस है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी वाला या ब्रोकिंग बिजनेस है, इन कंपनियों ने बेहद दमदार नतीजे पेश किए हैं। बिजनेस के लिए पॉजिटिव आउटलुक है, लगातार ग्रोथ दिख रही है इसमें, मतलब काफ़ी बड़ा पोर्टफोलियो है। आप जानते भी हैं, हमने रेगुलर बात करी है एंजल ब्रोकिंग, मोतीलाल ओसवाल, और अगर हम कैम्स, सीडीएसएल, केफिनटेक या एमसीएक्स, जो बीएससी, जो इस तरीके की कंपनियां हैं वो सब जो हैं अभी भी आगे भी फोकस में रहनी चाहिए। बैंकिंग सेक्टर और सबसे ज़्यादा पीएसयू बैंक्स की जो वैल्यूएशन एट प्रेजेंट मिल रहे हैं, हमने कल वीडियो भी बनाई थी इसके ऊपर जो है, मुझे लगता है जो वैल्यूएशन इस समय सिंगल डिजिट पी पर ये मिल रहे हैं अर्निंग ग्रोथ होने के बाद भी, ये सभी सेक्टर जो है काफ़ी सस्ते हैं। और पीएसयू बैंक के अगर अंदर हम भी बात करें तो पीएनबी बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, और यहाँ पर अगर छोटे स्मॉल टिकट साइज बैंकों में बात करें तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईओबी, ये सभी बैंक जो हैं आपको वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी अट्रैक्टिव दिखाई देंगे। और इनके एसेट क्वालिटी ये सब आप देखिए बिल्कुल स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो ये भी सेक्टर जो है आगे चलता दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर इंटरेस्ट रेट जब कटने का सिनेरियो भारत में चालू होगा तो उसमें जो है बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी फायदा होता है। तो उसमें ये भी आपको ध्यान देने वाली चीज़ें हैं। फिर टेलीकॉम इक्विपमेंट वाली कंपनियां भी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव सी दिखती हैं। ये कंपनी में अगर देखें तेजस, एचएफसीएल, जिनके पास ऑर्डर की कमी नहीं है, जिनको लगातार ऑर्डर मिल रहे हैं, गवर्नमेंट की स्कीम्स के कारण ऑर्डर मिल रहे हैं, तो यहाँ भी ये सेक्टर जो है आपको काफ़ी जो है पैसा यहाँ पर बनता दिख सकता है। और एचएफसीएल में तो आपको पता भी है कि अभी
बीएसएनएल की ओर से लगभग 8,500 करोड़ का इन्हें ऑर्डर मिला है, और जबकि कंपनी की ऑर्डर बुक 6-7 हज़ार करोड़ की है। तो ये सेक्टर भी आपको जो है अच्छा करते दिखाई दे सकता है आने वाले। फिर वाटर ट्रीटमेंट वाले जो बिजनेस हैं, तो उसमें आप देखिए वाटक विभाग जैसी जो कंपनी है या एएमसी जैसी जो कंपनी है, इन कंपनियों में भी आने वाला समय जो है काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रहा है। तो लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से अभी भी काफ़ी ऐसे सेक्टर हैं जो काफ़ी पॉजिटिव दिखते हैं। तो ये तो हो गई सेक्टरों की बात, तो इन सेक्टर पे आप नज़र बना सकते हैं। और किसी कारणवश अगर आईटी में गिरावट आती है, तो आईटी भी यहाँ पर जो है काफ़ी अट्रैक्टिव होगा, आईटी के वैल्यूएशन भी अच्छे हैं। फिर आईटी में अगर देखा जाए तो जो एआई से लिंक कंपनियाँ हैं, उनको भी देखा जा सकता है। तो लेने को बहुत चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा हैं, पर आपको बड़ा सेलेक्टिव होके काम-काज करना पड़ा होगा। 2-3 सेक्टर आपको सेलेक्ट करने होंगे, उसमें आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। पर अब बात हमारे जो फ़ॉर्मूले की थी, कि ये 10-20 का फ़ॉर्मूला है क्या? देखिए, जो हमारे रेगुलर वीडियो को वॉच करते हैं, वो तो बात को जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। हमने पहली किस्त डालने की आपसे बात कही 23,500 पे। 23,500 पे पहली किस्त जो डाल चुके हैं, उनकी पहली किस्त बाज़ार के अंदर जा चुकी है। बाज़ार के अंदर पेन है। कोई बड़ी बात नहीं है, बाज़ार आपको नियर टर्म में रिकवरी भी दिखा दे, ठीक है? और कोई बड़ी बात नहीं है, बाज़ार यहाँ से आगे और गिरावट को एक्सटेंड कर दे, क्योंकि एफआईआईज़ तो माल दबा के बेच रहे हैं। अब तक चलो हमने ये देखा बाज़ार का गिरने का क्या कारण था, वो हमने पिछली वीडियो में बात करी, उससे पिछली में बात करी। और सच बात ये भी है कि आज से 2-3 महीने पहले भी बात करी थी कि बाज़ार जो है अब गिर सकते हैं, क्योंकि वैल्यूएशन महँगे हो रहे थे। ऊपर से अर्निंग ने जो तड़का लगाया, उसके बाद बाज़ारों में यहाँ पर जो है ज़बरदस्त सेलिंग आ गई। उसके बाद कोई भी न्यूज़ हो, वो बाज़ार को ऊपर नहीं ले जा पा रही है। अब बात ये भी है कि अगर बाज़ार एक बार हल्के हो रहे हैं तो अच्छा है। प्राइस टू बुक के हिसाब से भी देखें, तो पीई के हिसाब से भी देखें, अब बाज़ार जो है धीरे-धीरे अब जो है अट्रैक्टिव होने लगे हैं 10% गिरने के बाद। पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बाज़ार यहाँ से 15% नहीं गिर सकता। यानी कि यही फ़ॉर्मूले पर आपको काम करना है, क्योंकि आपको बाज़ार से थोड़ा-सा हटकर सोचना है। अगर आपने 23,500 पे सारे पैसे लगा दिए, तो आप गड़बड़ रहेंगे, फिर आगे क्या करेंगे? और अगर आप नीचे करेक्शन का वेट करते रहे और वो लेवल नहीं आए, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपसे जब बाज़ार घूमेगा तो लिया नहीं जाएगा। तो उसका हल ये है कि धीरे-धीरे आपको बाज़ार के साथ-साथ रहना, बाज़ार में रहना है, जिससे आपका टाइम भी जो है ये जो पास हो सके, जो इस समय बाज़ार चल रहा है, ये कहीं न कहीं निराशा आपको देता है। तो हम आपको पहला लेवल जो है 23,500 पे कहा था कि भाई पहली इंस्टॉलमेंट डालें। फिर अगर हम ऊपरी स्तर से देखें तो 15% जब ये बाज़ार गिरेगा, तो लगभग जो है 22,300 के लेवल के आस-पास है, और 22,300 पे ज़ाहिर-सी बात है बाज़ार गिरेगा तो आपके शेयर और अट्रैक्टिव प्राइस पर होंगे, तो आपको और निचले लेवल मिलेंगे। तो उस समय आपके लिए और अच्छी बाइंग का मौका होगा। और अगर बाज़ार में कुछ और बड़ा घटित हो जाता, और बड़ी न्यूज़ आ जाती है, तो फिर आपके लिए और मौका है। फिर आप क्या करें? फिर आप 20% का वेट करें, और 20% के हिसाब से 21,300 का लेवल निकल के आता है। यानी कि 21,300 के पास आपकी तीसरी किस्त हो गई। तो ये 3 लेवल भी निकल कर आ गए, और 10, 15, 20 वाला फ़ॉर्मूला भी समझ में आ गया कि भई इन-इन लेवल पर बाज़ार आ सकता है, और यहाँ-यहाँ पर हमें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सिप के माध्यम से हमारी इन्वेस्टमेंट होगी। और एक चीज़ और, यहाँ पर आपको अगर बाज़ार के अंदर किसी कारणवश और गिरावट दिखाई दे, यार थोड़ा-सा गिरावट को और एक्सटेंड करें, तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये बाज़ार जो है आपको 20,300 के आस-पास भी आता दिखाई दे, क्योंकि वहाँ पर भी काफ़ी बड़ा गैप दिखाई देता है। और तो आपको इन तीनों इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी एक किस्त जो है ज़रूर अपने हाथ में और रखनी है, चाहे वो आप बाद में फिर तेज़ी में डालें, पर आपको ये मान के चलना है कि बाज़ार का अगर मूड बिगड़ रहा है, थोड़ा और बिगड़ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बाज़ार अगर सस्ता हो रहा है, तो थोड़ा और सस्ता हो सकता है। और आपने अगर इस फ़ॉर्मूले के अनुसार बाज़ार में इन्वेस्ट किया, तो आपकी एवरेज भी अच्छी होगी। आपको काफ़ी सारे सेक्टरों में पैसा लगाने का भी मौका मिलेगा, कि ज़ाहिर-सी बात है सारे शेयर तो एकदम से बहुत सस्ते नहीं होंगे। तो जो सेल लगेगी उसमें आपको शेयर्स भी चुनने का मौका मिलेगा। और फिर हमारे सेक्टर्स पर भी लेकर बात हो गई है, तो आपको सेक्टर भी सिलेक्टिव है, उन पे काम-काज करना है। तो मौका अच्छा है, मौका अच्छा बनाना होगा, अच्छे तरीके से काम-काज करना होगा, 10, 15, 20 के फ़ॉर्मूले पर काम करना होगा, तभी आप पैसा बना पाएँगे। और अगर एक किस्त आप सोच रहे हैं कि मैं बाज़ार 20% गिरूँगा उस समय लगाएँगे, तो कोई गारंटी नहीं है कि बाज़ार 20% गिरेगा भी या नहीं। बट एक बात यहाँ पर सच है कि अगर 20% बाज़ार गिरता है और 21,000 या 20,000, साढ़े 20,000 के लेवल पे बाज़ार आता है, तो उस समय बाज़ार अट्रैक्टिव होगा अगले फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग के आधार के बेसिस पर, क्योंकि अर्निंग लगातार नीचे नहीं रहेंगी, अब आगे बढ़ती हुई दिखाई देंगी। तो ये जो अर्निंग पे डेंट है, ये टेम्परेरी डेंट है, और बाज़ार रिकवर भी शार्पली करेगा। तो थोड़ा-सा कॉशियस रहकर काम करें। अभी ऐसा नहीं है कि ये बाज़ार जो है महीने भर में ही ठीक हो जाएगा। अभी आपको 2-3 महीने जो है
कोशिश रहना चाहिए। दिसंबर में वैसे भी बाइंग थोड़ी कम हो जाती है और उसके बाद जो है बजट भी आएगा, उसके बाद जो है आप अगर देखें फाइनेंशियल ईयर एंड भी होता है, तो अभी अगले 3-4-5 महीने पेन भरे हो सकते हैं। तो थोड़ा सा कोशिश रहकर, कैश इन हैंड रहकर कामकाज करने की कोशिश करें और तरीके से ही बाजार में इन्वेस्ट करें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।